भारत और चाइना के रिलेशन पर जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है वो व्यक्ति हैं दलाई लामा। इसीलिए इनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इनके बाद 15वें दलाई लामा कौन होंगे और इनका जन्म कहाँ होगा। नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। अगले दलाई लामा कौन होंगे इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है इसकी शुरुआत 9वीं शताब्दी ईस्वी यानी 9th AD के आसपास हुई थी। तिब्बत का ये बौद्ध धर्म महायान और वज्रयान परंपरा से इंस्पायर्ड है। इन दोनों परंपराओं की एक विशेषता होती है कि इनमें तांत्रिक प्रथाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी मेनली 4 ब्रांचेज होती हैं। पहली है निग्मा, जिसकी शुरुआत 8वीं ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। सेकेंड ब्रांच है काग्यू, जो 11वीं शताब्दी में आया। थर्ड ब्रांच है साक्य, जिसकी शुरुआत 1073 में हुई थी। और अंत में आता है गोलुपा ब्रांच, जो कि 1409 में आया था। गोलुपा तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है क्योंकि इसी से दलाई लामा का पद जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दलाई लामा का पद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म में एक प्रकार की पोस्ट होती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पैक्टफुल पोस्ट होती है। वर्तमान में जो 14वें दलाई लामा हैं उनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। चूंकि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है, इसीलिए इस मान्यता को स्वीकार करने के बाद ही कोई व्यक्ति दलाई लामा बन सकता है। क्योंकि दलाई लामा को करुणा के बोधिसत्व का स्वरूप माना जाता है, जिसे अवलोकितेश्वर कहा जाता है। इन्हीं अवलोकितेश्वर के पुनर्जन्म स्वरूप को ही दलाई लामा माना जाता है। अब तक 14 दलाई लामा जन्म ले चुके हैं। पहले और दूसरे को उनकी मृत्यु के बाद दलाई लामा की उपाधि दी गई थी। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति आत्मज्ञान या निर्वाण प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म दलाई लामा के रूप में होता है, जिससे कि वो बाकी लोगों को निर्वाण की प्राप्ति करने में मदद कर सके। यही कारण है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सभी लोग उनका ही अनुसरण करते हैं। इसीलिए अगले दलाई लामा कौन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब बात करते हैं कि दलाई लामा को खोजा कैसे जाता है या फिर उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार दलाई लामा की मृत्यु नहीं होती, बल्कि उनकी आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। दलाई लामा की खोज की जिम्मेदारी बौद्ध स्कॉलर्स और तिब्बती सरकार की होती है। अगले दलाई लामा की खोज वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के पश्चात ही स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए वर्तमान दलाई लामा अपने कुछ निशान छोड़ जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु के दिन पैदा हुए सभी बच्चों को दिखाया जाता है, और जो बच्चा उसको पहचान लेता है वही अगला दलाई लामा बन जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वर्तमान दलाई लामा की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर उस बच्चे का शरीर धारण कर लेती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन बच्चों को कैसे ढूंढा जाता है। तो इसके लिए जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को किसी ऊंची जगह पर ले जाकर जला दिया जाता है, और इससे निकलने वाला धुआं जिस भी दिशा में जाता है उस दिशा में उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों से इस सिलेक्शन टेस्ट को कराया जाता है, और जो बच्चा दलाई लामा द्वारा छोड़े गए निशान को पहचान लेता है उसे ही अगला दलाई लामा मान लिया जाता है। अब चूंकि ये दलाई लामा एक बच्चा होता है जिसे बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इसीलिए चाइना चाहता है कि अगले दलाई लामा का जन्म चाइना में हो, जिससे कि वो उसे इन्फ्लुएंस करके तिब्बतियन लोगों से अपनी बातें मनवा सके। बेसिकली चाइना चाहता है कि अगले दलाई लामा चाइना के पपेट की तरह काम करे, जिससे कि वो तिब्बतियन लोगों को कंट्रोल कर सके। चाइना ने ऐसा पहले भी करने की कोशिश की है। जब 1949 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया था, तब चाइना ने वर्तमान दलाई लामा को प्रिसाइज करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश की थी, लेकिन दलाई लामा ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया था, और वो अपने हजारों अनुयायियों के साथ 1959 में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत आ गए थे। वो अब भारत में ही रहते हैं। ये एक प्रमुख कारण बना था 1962 इंडिया चाइना वॉर का। दलाई लामा के निर्वासन के बाद से ही
चाइना हमेशा से उनकी इमेज को तिब्बतियन लोगों में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता रहा है। चाइना बिल्कुल प्लान्ड मैनर में दलाई लामा के गवर्नेंस को समाप्त कर रहा है। इसके लिए उसने पंचेन लामा, जो कि तिब्बतियन बौद्ध धर्म में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, 1995 में दलाई लामा ने जिस व्यक्ति को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया उसे चाइना ने किडनैप कर लिया, जो ऑब्वियसली फिर कभी नहीं मिला, और उस पोस्ट पर अपने एक व्यक्ति को बैठा दिया जो कि चाइना के लिए एक पपेट की तरह काम करता है और तिब्बत के लोगों को दलाई लामा के विरुद्ध करने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति हमेशा चाइना के पक्ष की बात करता है। इतना ही नहीं, चाइना ने तिब्बत में दलाई लामा की पूजा करना तो छोड़िए, उनके बारे में बात करने पर भी बैन लगा रखा है। चाइना ये बात बड़ी अच्छी तरह समझता है कि जब तक दलाई लामा जिंदा हैं तब तक तिब्बत में आजादी की आग जलती रहेगी। इन्हीं कारणों की वजह से चाइना 15वें दलाई लामा का चयन अपने हिसाब से करना चाहता है। वो चाहता है कि अगले दलाई लामा उसके पसंद का व्यक्ति हो, जिससे वो तिब्बत के लोगों पर मानसिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नियंत्रण बड़ी आसानी से पा सकता है, जिससे तिब्बत की आजादी की बात को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इस बात को न सिर्फ दलाई लामा बल्कि सभी तिब्बती बुद्धिस्ट अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए दलाई लामा ने एक बार कहा था कि अगले दलाई लामा का जन्म तिब्बत से बाहर भारत के धर्मशाला में भी हो सकता है, क्योंकि तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो धर्मशाला में ही स्थित है। इतना ही नहीं, दलाई लामा ने यहाँ तक कहा था कि जरूरी नहीं है कि एक लड़का ही दलाई लामा बने, एक लड़की भी 15वें दलाई लामा के रूप में जन्म ले सकती है। दलाई लामा ने इसी के तहत यूएस बॉर्न एक 8 वर्ष के मंगोलियन लड़के को मंगोलिया में जो बुद्धिज्म है उसका हेड अपॉइंट किया है, जिसे चाइना बिल्कुल नहीं चाहता था। चाइना चाहता था कि मंगोलिया का बुद्धिस्ट हेड चाइना की सहमति से बने। इसीलिए हो सकता है कि 14वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद आपको दो दलाई लामा देखने को मिले, एक तो भारत से और दूसरा चाइना से। इस बात को खुद दलाई लामा ने कहा था। उनकी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर चाइना के पसंद के दलाई लामा नहीं बनते हैं तो फिर चाइना ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि तिब्बत की आज़ादी की मांग चलती रहे। वो चाहेगा कि उसके पसंद के दलाई लामा की मदद से वो हमेशा के लिए तिब्बत की आज़ादी की मांग को समाप्त कर सके। अगर भविष्य में हमें दो दलाई लामा देखने को मिलते हैं तो उस केस में भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि अगले दलाई लामा के चयन के पूरे प्रोसेस में किसी देश का कोई इंटरफेरेंस ना हो। इसके लिए हम क्वाड का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट भी अपने पास्ट में की गई गलतियों को ठीक करना चाहेगी। मेरे ऐसा मानने के पीछे एक कारण है, क्योंकि चाइना अक्सर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अब तो उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों पर अपना क्लेम करता है। ऐसे में अगर हम काउंटर क्लेम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम नेक्स्ट दलाई लामा का अपॉइंटमेंट फेयर हो, ये तो इंश्योर कर ही सकते हैं। 1954 में भारत सरकार ने एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया था जब तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया था। हम दुनिया की उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक थे जिन्होंने ऐसा किया था। गलवान जैसे इंसिडेंसेस के बाद आपको नहीं लगता कि हमें अपने इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए? इसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं कि भारत सरकार को अपनी ये गलती सुधारनी चाहिए या नहीं। फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज।